दोस्तों, अगर आप BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और आप जनरल साइंस जैसे विषय को लेकर बड़े परेशान थे, आप परेशान थे कि माइनर सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखो, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आज की इस क्लास में हमने जितने भी तगड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। 2021, 22, 23 और 24 से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब टॉपिक कंप्लीट लगभग यहाँ पे हो जाएंगे। बस यही क्लास देख लो, मुझे लगता है अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये रामबाण क्लास साबित होगी और सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको समझाया है। पूरे यूट्यूब पे छाती ठोक के दावा रहता है कि एक एक बात को आपके माइंड में फिट करेंगे और सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का काम करेंगे। चलिएगा, क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। फोकस बनाइए। देखिएगा, पहला PYQ आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 2021, 23, 24 में पूछा गया बायोलॉजी का प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या है। भाई साहब, जीवन की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एबायोजेनेसिस यानी कि अजैविक उत्पत्ति, जिसको जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न माना गया है। ग्रीक के वैज्ञानिक जो है इस बात को मानते हैं। बायोजेनेसिस सजीव से जीवन, यानी कि जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। चलेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। पेंस स्पीड में आखी कि अंतरिक्ष से जीवन है। भैया, जीवन के बीज अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ गए और जीवन हो गया है ना। जितने भी जीवधारी हैं सभी हो गए। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, मानने को ठीक है चीजें, लेकिन निराधार और बिना तत्व की चीजें हैं, क्योंकि सारे जीवन को, संपूर्ण जगत को ईश्वर ने बनाया है। चलेंगे, बात करेंगे दूसरे PYQ के। तो भाई ये 2022-23 में पूछा गया प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है। ऐसा नहीं केवल बायोलॉजी कवर करेंगे, सब कवर करेंगे। देखो, बायोलॉजिकल एंटिटीज के जो 4 प्रमुख समूह हैं उनको उदाहरण के साथ हमें बताना है। 4 प्रमुख जो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं उनको हम जरा समझते हैं। पहला तो होता है आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा होता है प्लांटिया या फिर एनिमलिया। इसको समझते हैं। तो भाई ये तो इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का होता है प्रोटोजोआ, P से प्रोटिस्टा, P से प्रोटोजोआ, याद रखेंगे। फंजाई का होता है खमीर और मशरूम, है ना, खमीर और मशरूम होता है। प्लांटिया और एनिमलिया मतलब बहुकोषीय पौधे और जानवर, P से प्लांट, है ना, तो ये पौधे आ रहा होगा आपको। एनिमलिया मतलब एनिमल, जानवर। तो ये चीज़ आप समझेंगे। चलेंगे, एक बार बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की। तीसरा PYQ हम जरा समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीसरे की अगर बात करें तो 2021 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। बायोलॉजी का है। 5 बायोलॉजिकल जो किंगडम्स हैं उनको हम जरा समझते हैं कौन कौन से हैं। यही है जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो एक होता है मोनेरा, जिसका मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया था, बताओ, बैक्टीरिया। तो इसमें है नाभिक रहित जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको कहते हैं मोनेरा। प्रोटिस्टा यानी कि एक कोशिकीय जो यूकेरियोटस होते हैं उनको। फंजाई खमीर और मशरूम बता चुका हूँ। प्लांटिया बहुकोशिकीय पौधे। एनिमलिया मैं बताया था बहुकोशिकीय जो जानवर होते हैं वो चीज़। चौथा प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। 22 में और 24 में पूछा गया है मिटोसिस और मियोसिस में अंतर आपको बताना है। देखिएगा, मिटोसिस क्या होती है, ये भाई समानता विभाजन है। कैसे, देखो, एक कोशिका और दूसरा है समान कोशिकाएं। शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत के लिए इनका काम होता है। अच्छा, ये मियोसिस यानी कि यौन विभाजन, जैसे एक कोशिका है और एक क्या है भाई, हॉप्लॉइड कोशिकाएं हैं। तो ये प्रजनन कोशिकाओं में विविधता के लिए इनका यूज होता है। किनका, मियोसिस का। उम्मीद करता हूं कि सिंपल सी बात समझ गए होंगे किन किन के लिए। एक बार फिर से बता देता हूं, मियोसिस यानी कि प्रजनन कोशिकाओं में विविधता के लिए यूज होता है और शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए यूज होता है मिटोसिस का। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके माइंड में फिट हुई होगी। 5 नंबर प्रश्न की मैं बात करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, लाइक आप कर सकते हैं। और आपके मेजर माइनर सभी सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देते हैं। माइनर में चाहे आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता हो, या मेजर में आपके हिंदी, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सारे विषय हों। 5 नंबर प्रश्न हम जरा समझते हैं। 22-23 में पूछा गया केमिस्ट्री का एक प्रश्न है। मैटर के 3 फेजेस और उनके गुण क्या क्या हैं। समझिएगा, सॉलिड यानी कि ठोस की यहाँ पे बात होती है, निश्चित आकार और आयतन की यहाँ पे बात होगी। तो भाई इनके जो गुण हैं मैटर के 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस यानी कि जिनमें जो अणु हैं, अणुओं की जो संख्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इनमें गैप वगैरह इनमें नहीं होते हैं। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है, तो लिक्विड में थोड़ी दूर होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप होता है इनमें। जो इनके अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा गैप होता है। तो ये होता है लिक्विड, तरल।
अच्छा, गैस में देखें तो गैस में इनके जो अणु अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, पास पास नहीं होते ये बड़े दूर दूर होता है। ठोस में निश्चित आकार होता है और आयतन भी निश्चित होता है ना। जैसे कोई सॉलिड लोहे की चीज़ हो, है ना, या कुछ भी ऐसा हो जिसमें क्या हो, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। लिक्विड में क्या है, तो निश्चित आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार बदलता है। जैसे एक बाल्टी में पानी मैंने लिया, है ना, तो उसने पानी ने क्या किया, बाल्टी का आकार लिया। और अगर मैंने किसी भगोनी में रख दिया या फिर अन्य टब वगैरह में किसी बर्तन में ले रख दिया पानी को, तो उसका आकार वो ले लेगा। गैस की बात करेंगे तो ये आकार भी इसका बदलता है और आयतन भी इसका बदलता है। तो ये क्या है, ये गैस होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 5 नंबर का प्रश्न भी आपने अच्छे और तगड़े अंदाज में समझा होगा। 6 नंबर प्रश्न की मैं बात करूंगा। 2021, 22 और 24 में पूछा गया है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। वीडियो को जरूर फैला देना, बताना जरूर कि नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं और इस क्लास में मजा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंटेंट से समझौता नहीं करेंगे। जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा रहता है कि भाई कंटेंट से समझौता हम नहीं करेंगे। भाई मिक्सचर को जरा समझना है, मिक्सचर और सॉल्यूशन में अंतर क्या है, कई बार पूछा गया है 21, 22, 24 में। समझना, फोकस बनाना। अलग किया जा सकता है, मिक्सचर को क्या है, अलग किया जा सकता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आई बात, समझिएगा। जैसे कि बालू है ना, बालू है, बालू के साथ अगर आप क्या करेंगे, कागज के टुकड़ों को मिला देते हैं, तो बताओ उनको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इनमें ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है। मिक्सचर में क्या है, रासायनिक कोई भी प्रतिक्रिया इसमें नहीं होती है ना। और जैसे बालू का और पत्थर का, बालू और पत्थर जो है, बालू यार कागज है, या फिर बालू और जो लोहे की कीलें हैं उनका जो मिक्सचर है, तो उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग भी किया जा सकता है। सॉल्यूशन को अगर हम जरा समझें, सॉल्यूशन यानी कि विलयन जो होते हैं, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। सॉल्यूशन को हम जरा समझें तो एक पदार्थ दूसरे तरह में पूरी तरीके से घुल जाएगा, यानी कि इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। मिक्सचर में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। सॉल्यूशन में कौन कौन सा एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैसे पानी में अगर आप चीनी घोल देते हैं, नमक घोल देते हैं, तो बताओ बचेगा क्या, बताओ बचेगा, नहीं बचेगा ना, सब घुल जाएगा उसमें। 7 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। 22, 23 में पूछा गया केमिस्ट्री का प्रश्न है, मोल और एवोगाड्रो का नियम क्या है। देखिएगा, मोल किसी पदार्थ में 6.022 मल्टी 10 की पावर 23 कण को 1 मोल हम इसको कहते हैं। अच्छा, एवोगाड्रो का ला क्या कहता है, तो एवोगाड्रो का जो नियम कहता है वो कहता है भैया कि भाई समान ताप और दाब में समान आयतन वाली गैसों में जो समान संख्या के जो हैं वो अणु होते हैं, यानी कि अगर ताप समान हो, दाब समान हो, तो उनमें जो ऐसी जो गैसें हैं जिनमें आयतन समान हो, तो उनके जो अणु की संख्या है वो भी समान होगी। तो ये एवोगाड्रो का नियम कहता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके माइंड में फिट हुई होगी। 7 नंबर तक बेहतरीन तरीके से हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। एक क्लास और आपका जनरल साइंस का पेपर पार। ठीक है, बात करेंगे 8वें नंबर की। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। 22, 23 में पूछा गया फिजिक्स भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। न्यूटन के लॉ और उदाहरण सहित आपको बताना है। समझिएगा, पहला जो नियम है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बल ना लगे। भाई पहले नियम को न्यूटन ने जो गति विषयक 3 जो नियम दिए हैं, उनमें जो पहला नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। कोई वस्तु जब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बल ना लगे, यानी कि बाहरी जब तक हम बल ना लगाएंगे तब तक अगर वो ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी। बदलेगी कब, तभी बदलेगी जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि हम देखें अगर कि कंबल में अगर धूल के कण हैं, उसको जब तक हम झटकेंगे नहीं तो बाहर नहीं निकलेंगे। देखो, कंबल में जो धूल के कण हैं वो ब्रह्मावस्था में है, झटक देंगे तो अचानक से गति की अवस्था में वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है। सेकंड नियम अगर हम समझें तो F बराबर ma। जैसे कार को धक्का देने पर जो है वो बढ़ती है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का और द्रव्यमान का अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो है वो फोर्स लगेगा, या फोर्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, इसलिए ये रहेगा। चलेंगे अब तीसरे नियम को हम जरा समझते हैं। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जो है वो होती है। कैसे, जैसे बंदूक की गोली है ना, बंदूक की गोली वाले एग्जाम्पल तो बहुत सुने होंगे। जैसे मैंने आपके गाल पे एक थप्पड़ लगाया, समझना, बुरा मत मान जाना, है कि नहीं विद्यार्थी हो आप सब। और अगर मैंने आपके गाल पे एक थप्पड़ लगाया तो जितनी जोर से मेरा हाथ आपके गाल पे थप्पड़ लगाएगा उतने ही
स्पीड से उतनी गति से क्या करेगा, आपका गाल भी मेरे हाथ पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। वीडियो थोड़ी सी लंबी है ना, आराम से तसल्ली से देखते जाओ। बोर हो रहे हो तो पॉज करके पानी यानी पियाओ, पानी पी के चुपचाप से फिर देखने बैठ जाओ। कंप्लीट जब तक नहीं हो जाएगी आप नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे तो आप भी नहीं उठेंगे। वर्क और पावर में क्या अंतर है, यानी कि कार में और ऊर्जा में क्या अंतर है, बताएंगे। भाई कार जो है बल गुणे विस्थापन होता है ना, W बराबर F इंटू डी होता है, सिंपल सी बात है भैया। अच्छा पावर अगर देखें तो कार करने की जो दर होती है उसको हम पावर कहते हैं, यानी कि शक्ति कहते हैं। माफ करना, पावर शक्ति, मैं ऊर्जा बोल गया था, ऊर्जा एनर्जी होती है। तो कार करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ताकत कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है पावर का, P बराबर W अपॉन टी। ध्यान रखेंगे, P बराबर W अपॉन टी, इस चीज को याद रखेंगे। W कार है, T क्या है यहाँ पे, टाइम है, P क्या है यहाँ पे, तो पावर है। अच्छा पावर को मापते किसमें, तो आपने कहा सर वाट में। किसमें, वाट में। चलेंगे यहाँ पे। अच्छा वोल्ट में किसको मापते हैं, जल्दी से एक बार हमें कमेंट में बताएंगे, वोल्ट में किसको मापते हैं, कमेंट में बताएंगे। 10 नंबर प्रश्न की मैं बात करूंगा, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। 21, 22, 24 में ये पूछा गया प्रश्न है, केमिस्ट्री का है। एसिड, बेस और पीएच की जो परिभाषा है वो आपको बतानी है। देखिएगा, एसिड यानी कि H+ देने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, एसिड है। अच्छा बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल, ध्यान रखना। एसिड क्या है, अम्ल है। बेस क्या है, तो भैया ये क्षार है। और ये पीएच स्केल क्या है, इसको हम जरा समझ रहे हैं। तो एसिड जो पानी में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं सर। अच्छा इनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, तो आप कहेंगे सर 7 से कम होती है ना। पीएच जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आपने कहा सर 7 से कम होगी, यानी कि 7 ज़्यादा होगा। 7 से कम कितनी, 6 है कि नहीं, 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 7 नहीं होगी ना, 7 के बराबर होगी ना, 7 से ज़्यादा होगी। बेस क्या है, तो भाई जल में घुलकर OH- आयन ये देते हैं। और पीएच वैल्यू की अगर इनकी हम बात करें तो 7 से इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। 7 नहीं होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, है ना। और ये स्केल में कितना होता है, 14 तक इसकी लिमिट होती है, तो ये 7 से ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, तो आप कहेंगे वो विलयन कैसा है, क्षारीय है और जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अच्छा पीएच स्केल क्या है, तो भाई किसी विलयन में H+ की मात्रा मापने का जो पैमाना है उसको पीएच कहते हैं। एक बात आपके माइंड में चल रही होगी कि सर अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो गई तब तो एसिड हो गया, अम्ल हो गया, 7 से ज़्यादा होगी तो क्षार हो गया, बेस हो गया। लेकिन अगर पीएच वैल्यू क्या हो गई, तो आपने कहा सर अगर 7 ही होगी तब क्या हो गया, तो आपने कहा सर ये उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ये उदासीन हो जाएगा। चलेंगे बात करेंगे। देखो भाई पीएच स्केल भी आपने समझ ली है कि विलयन में जो H+ की मात्रा मापने वाला पैमाना है उसको कहते हैं। और इसमें नंबर होते हैं वो 0 से 14 तक होते हैं, है ना। 0 से 14 तक होता है, 7 यहाँ पे बीच में होता है। 7 से ही सारी चीज़ें डिसाइड यहाँ पे होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। 11 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। वीडियो फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके चीज़ों को लिखते चलो, है ना। मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें हो जाएँ। आपके बहुत सारे मेजर माइनर की क्लास हम आपको देते हैं, चाहे आपके हिंदी हो, है ना, मेजर में हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, सबकी क्लास देते हैं। एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोस्टली हम शेयर कर देंगे। भाई 11 नंबर प्रश्न जो है वो 22 में 23 में पूछा गया फिजिक्स का प्रश्न है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, अब समझेंगे अच्छे से। इसका उपयोग क्या होता है। भाई किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है उसका त्वरण उत्पन्न करता है, सिंपल सी बात है। आप कह रहे होंगे सर आपने डेफिनेशन नहीं बताई थी, लो डेफिनेशन बता दी। किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है क्या करता है, तो आपने कहा सर त्वरण उत्पन्न करता है। कैसे करेगा, देखिए भाई कोई वस्तु है उसका कुछ ना कुछ भार होगा, है ना, कुछ ना कुछ भार होगा, 20 किलो, 5 किलो, 10 किलो, और उस पर जो लगाया गया जो त्वरण, मल्टीप्लाई में त्वरण जो लगाते हैं हम उस पर, तो वो क्या होगा, तो वो एक बल का काम करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे यदि एक वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है और उस पर F न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसकी त्वरण क्या है, तो ये बराबर F/m होगी। यही इस यहाँ से निकाला है, ये इधर ही रहा और m को हमने इसके नीचे ले गए, है ना। a बराबर F/m इस तरह से ही आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात आपके माइंड में फिट भी हो गई होगी और चीज़ें भी आपको समझ में आती चल रही होंगी। चलेंगे एक पॉइंट हम जरा समझते हैं कि जितना अधिक बल होगा उतना अधिक त्वरण लगेगा, जितना बड़ा द्रव्यमान होगा त्वरण उतना कम लगेगा। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। चलेंगे उदाहरण के साथ जरा हम एक बात समझते हैं। देखिए कार को धक्का देने पर उसकी गति क्या है, बढ़ती है ना, गति क्या है, बढ़ती है।
और वो कहते हैं ना कि अगर जैसे कार स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर क्या करते हैं बताओ, कार अगर स्टार्ट नहीं होती है तो फिर एक्सेलरेटर का प्रयोग करते हैं धक्का लगाने के साथ साथ, धक्का लगेगा स्पीड बढ़ेगी और क्या करते हैं एक्सेलरेटर का प्रयोग करते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। देखिएगा रॉकेट लॉन्च में बल का जो अनुप्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं F बराबर ma का ही काम करता है। किसका काम करेगा? F बराबर ma यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ का काम करेगा। महत्व है गति, बल और मशीनों की कार्य प्रणाली को समझने के लिए जो बेसिक नियम है वो उसमें ये काम करेगा। कौन सा? न्यूटन का सेकेंड लॉ काम करेगा। उम्मीद करता हूं कि भाई जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बताई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 नंबर का प्रश्न है, 23 में पूछा गया है, फिजिक्स का ये प्रश्न है, वर्क और एनर्जी और पावर में अंतर और फॉर्मूले को समझाइए। जो दोस्त परेशान हो रहे हो ना उनसे कह देना कि परेशानी खत्म हो जाएगी, मात्र एक क्लास देख लो, जनरल साइंस कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे 50 क्वेश्चन की, तो कवर हो जाएगा। कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, ना 500 देखना है ना 1000 देखना है। बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं थंबनेल में 500 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन, क्या मतलब है यार, है ना। अन्य सब्जेक्ट भी तो है, उसे भी तो पढ़ना है। भाइयात कचरा आप क्यों पढ़ें, जो आपके काम का है वो पढ़ो ना, बाकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जुड़ जरूर जाओ यार, हर सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे। सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। 12 नंबर का जो प्रश्न है कि वर्क, एनर्जी और पावर में अंतर का फॉर्मूला हमें समझना है। तो देखिएगा, कार जब बल लगाया जाता है और वस्तु का जो है वो विस्थापन होता है, इसमें अगर हम वर्क की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो F बराबर W इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। किताब को टेबल पर रखना ये क्या है? कहीं ना कहीं कार्य का काम है। एनर्जी की जरा समझेंगे अगर, तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर ऊर्जा कहते हैं। दो टाइप में को हम देखते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा और एक देखते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात होती है। के बराबर 1/2 mv² और ये होता है P बराबर mgh। अच्छा, शक्ति को अगर हम देखें, भाई लिखते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, ध्यान रखना। आप ऐसे हवाबाजी करके वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ भी समझ में आने वाला आपको नहीं है। बहुत मेहनत से PDF बनाई जाती है, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है। हल्के में क्लास को कतई मत लेना। जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं, ये क्लास उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगी। पावर, शक्ति, जो कार्य करने की दर है, फॉर्मूला समझेंगे तो P बराबर W/T होता है। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक पंखा या फिर मोटर है, इसमें ये काम करेगा। चलिएगा, महत्व जरा हम समझते हैं। रोजमर्रा की जो मशीनें हैं, इंजीनियरिंग और विद्युत यंत्रों की गणना में ये उपयोगी होते हैं। 13 नंबर का जो PYQ है उसको हम जरा समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 और 23 में केमिस्ट्री में पूछा गया है, एसिड, बेस और pH का महत्व कैलकुलेशंस करके समझाइए। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे हमने कम चीज़ों में इस चीज़ को हमने लिखा है, समझेंगे। देखिए, एसिड जो है वो H+ आयन देता है और pH वैल्यू उसकी क्या होती है? तो मैंने कहा सर 7 से कम होती है। बेस क्या है? तो OH- आयन देता है, pH वैल्यू इसकी 7 से क्या होती है सर? अधिक होती है। pH स्केल में हम सीधा एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझें तो pH बराबर -log H+, है ना। एग्जाम्पल कैलकुलेशन अगर हम करें तो अगर H+ बराबर 10 की पावर -3 m है तो इसका pH क्या होगा? तो आपने कहा सर pH 3 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि हम जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे H+ की जगह पे -log यहाँ पे रखेंगे 10 की पावर -3, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 निकल के आएगी। और जब वैल्यू 3 निकल के आएगी, अच्छा 10 की पावर -3 को आप शायद ना समझ पा रहे हो, तो -log और 10 की पावर -3 है तो 1 में करेंगे तो 10 का क्यू हो जाएगी, और 10 का क्यू यानी कि 1000 यहाँ पे होता है। तो इसको अगर हम देखें log 1/1000 माइनस में इसका आंसर देखें अगर, तो 3 होता है ना। निकाल लेना, निकालेंगे तो टाइम लगेगा। 3 होता है, तो अगर 3 जो वैल्यू है तो आप हमें सिंपल सी बताओ pH कैसा है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर pH वैल्यू किसी की भी 7 से क्या है? कम है। अगर 7 से कम है, देखो 3 जो है वो 7 से क्या है? छोटा है ना। अगर 7 से कम है तो फिर क्या हो जाएगा? तो विलयन आपका अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आपका विलयन अम्लीय हो जाएगा। ये महत्व हम समझते हैं। जीवन, कृषि और औषधि और उद्योग में अम्ल क्षार संतुलन के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो भैया करते हैं आपका pH स्केल का, जिसमें अगर अम्ल ज़्यादा है या क्षार ज़्यादा है तो दोनों को मिला के इक्वल किया जाता है। उदासीन 7 pH वैल्यू होने पर जो विलयन है वो उदासीन रहेगा। ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिख दो भाई, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से क्लासेस बनती हैं। 14 नंबर का PYQ रहेगा। भाई ऐसे नहीं, क्वेश्चन को सारा एनालाइज किया जाता है और क्वेश्चन को लाया जाता है ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। PYQ लाना मुझे लगता है एक अपने आप में एक चीज़ है।
21 और 22 जो केमिस्ट्री का प्रश्न है उसको समझते हैं। मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या अंतर है? मिक्सचर अलग अलग करना आसान होता है, जैसे सैंड और साल्ट होता है, और सॉल्यूशन को पदार्थ, सॉल्यूशन यानी कि विलयन पदार्थ पूरी तरह से घुला रहता है, जैसे शुगर में वाटर घुला रहता है। साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा, परेशान ना होना। एवोगाड्रो नंबर को अगर हम समझें, मोल और एवोगाड्रो नंबर मैंने आपको बताया था 6.022 गुणे 10⁻23 पार्टिकल, ये होता है मोल, 1 मोल बराबर। और केमिकल कैलकुलेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट की मात्रा निकालने में ये मदद करता है। क्या करता है? तो आपने कहा सर वो एवोगाड्रो नंबर मदद करता है। समान दाब पर समान ताप पर जो है उसकी संख्या भी समान होगी, ये बात एवोगाड्रो संख्या से हमें पता चलती है। 16 नंबर प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। लीनियर, रोटेशनल और ऑक्सिलेटरी मोशन क्या है? अब समझेंगे, थोड़ा सा टॉपिक चेंज यहाँ पे हुआ है। लीनियर यानी कि सीधी रेखा में, जैसे कार है कोई एक सीधी रेखा में चली जा रही है ना, तो ये क्या है आपकी लीनियर मोशन हो गया। अच्छा, रोटेशनल तो एक्सिस के जो चारों ओर है, जैसे कि कोई एक फैन है, पंखा है, तो वो क्या कर रहा है आपका, वो आपका रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से वो घूम रहा है, तो ये रोटेशनल है। जो किसी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा वो फैन में हम उसको लेंगे। तीसरा है ऑक्सिलेटरी। ऑक्सिलेटरी क्या है? एक तरीका से घूम के फिर वहीं पे आ जाना, ऐसे घूम के फिर वहीं पे आ जाना, तो ये जो है ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे आ जाना, तो ये चीज़ें क्या है? तो आप कहेंगे ऑक्सिलेटरी है, जैसे पेंडुलम हुआ, स्विंग हुआ, तो ये चीज़ें। चलिएगा 17 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? भाई हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। नियम है जैसे रॉकेट का लॉन्च होना, वॉकिंग होना, टहलना, ये सब क्या है? जिस तरह से, अच्छा टहलने में भी काम करता है न्यूटन लॉ। अब आप करेंगे सर कैसे काम करता है? भाई देखो, जिस तरह से आप अपने पैर, ये ज़मीन है, ज़मीन में आप पैर आपने थोड़ा सा आगे रखा, तो फिर ज़मीन ने आपको क्या किया? घर्षण यहाँ से आपको मिला है, आप गिरेंगे नहीं, फिर आप आगे होंगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह से आप चलते चले जाएंगे, है ना। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। केमिस्ट्री का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। साल्ट बनाने की प्रक्रिया, साल्ट यानी कि नमक, समझेंगे। एसिड और बेस को हम लेंगे, किस किस को लेंगे? एसिड को और बेस को लेंगे, तब हमारा क्या बनेगा भाई? नमक भी बनेगा और हमें पानी भी प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? सर रिएक्शन बता दो। देखो भाई, HCl यानी कि होता है आपका एसिड, एसिड यानी कि अम्ल होता है। अच्छा, बेस में क्या है? तो भैया बेस में है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl क्या है आपका? HCl बताओ जल्दी से, एक बार कमेंट में लिख दो कि HCl क्या है। मैं नहीं बताऊंगा इसका नाम, जल्दी से लिखो कमेंट में। तो साल्ट मिलेगा आपको NaCl, और पानी क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपको मिलेगा, ठीक है। साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, पानी यानी कि H2O आपको मिलेगा, इससे बनेगा ये। और रिएक्शन किसकी कराएंगे? जब HCl और NaOH की कराएंगे। NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl का नाम आप हमें कमेंट में लिखेंगे। 19 नंबर PYQ की मैं बात करूंगा। 21 और 23 में पूछा गया केमिस्ट्री का प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी के प्रकार बताओ। तो अल्फा है, बीटा है और गामा है। इसमें क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस है कि नहीं, और इसमें इलेक्ट्रॉन, और इसमें EM रेडिएशन। EM रेडिएशन अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या मतलब है? इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, है ना। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ? विद्युत ही तो हुआ। और मैग्नेटिक, ई से इलेक्ट्रो और M से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय। तो जो चुंबकीय और विद्युत जो तरंगे हैं या विकिरण हैं, उनकी यहाँ पे बात होती है, उस रेडिएशन की बात होती है। एक्सरे में इनका यूज किया जाता है, और ये क्या करती हैं? ऊर्जाएं जो है वो ट्रांसफर करती हैं, ऊर्जा ले जाती हैं। अच्छा, यूज हम जरा समझते हैं। मेडिकल इमेजिंग में इसका काम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ पे काम होता है इसका। 20 नंबर प्रश्न को हम समझेंगे। 22 और 23 में पूछा गया फिजिक्स का प्रश्न है, बर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम कहेंगे कि भाई इसमें क्या है? देखिएगा, काम करने पे एनर्जी कम या ज़्यादा क्या होगी, तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। ये परिवर्तित काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे से हम इसको रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिएगा, जैसे बॉल अगर गिरती है तो Ke क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी? Ke यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ये बढ़ती है। बॉल जब ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। 21 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। देखिएगा, शॉर्ट और लॉन्ग जिसमें भी पूछा जाए आप आराम से कवर कर ले जाएंगे। 21 नंबर का प्रश्न है जो 23 में पूछा गया केमिस्ट्री में है, एसिड बेस और आपका pH की संक्षिप्त व्याख्या। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, अब आप अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न की मैं बात करूंगा, पावर का संक्षिप्त रूप। तो P बराबर W/T, है ना। आपका रिवीजन भी मैं साथ लेकर चलता हूँ। P बराबर W/T जो है, ये P मतलब पावर है, W अर्थात वर्क है, T अपॉन टाइम है, T अर्थात टाइम है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक जो फैन होते हैं या मोटर होते हैं, इनमें पावर का काम यहाँ पे होता है। 23 नंबर का प्रश्न है,
टाइप ऑफ साल्ट की यहाँ पे बात होती है कि जो नमक है कितने प्रकार का होता है। तो भाई नॉर्मल साल्ट है जिनको यूज़ करते हैं मोस्टली NaCl, एसिड साल्ट है NaHSO4 और बेसिक जो साल्ट है CaOHCl। तो ये क्या है, बेसिक साल्ट है। अगर इनका आप किसी को रासायनिक नाम पता हो तो आप कमेंट में एक बार बता दो। PYQ 24 की अगर बात करें, 23 में पूछा गया फिजिक्स का प्रश्न है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा K 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा P = mgh। देखिएगा, अगर बॉल अगर ऊंचाई से गिर रही है ना, ये बॉल है, अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो काइनेटिक एनर्जी K है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, तो वो घटेगी सर। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात आपके माइंड में फिट की है। अब आप कहेंगे सर कि भाई मज़ा आ गया, लास्ट में जब आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे सर बेसिक और जो अच्छा लेवल है सब कुछ आपने दिमाग में बड़ी अच्छे से भर दिया है। 25 नंबर का प्रश्न आपके 22-23 में पूछा गया प्रश्न है फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उदाहरण और महत्व के साथ समझाइए। मैं आपको बता चुका हूँ न्यूटन का पहला नियम जड़त्व पर आधारित है। जब कोई वस्तु ब्राह्मस्था में, यदि कोई वस्तु ब्राह्मस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी। कार का अचानक ब्रेक लगाने से आगे का झुक जाना, वो टेबल पर बिना छुए स्थिर रहती है। और महत्व क्या है इसमें, यह नियम समझाता है कि गति और स्थिरता में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है ना। और डेली लाइफ में भी इसका क्या है, डेली लाइफ में, ट्रांसपोर्ट में, इंजीनियरिंग में, सब में ये महत्वपूर्ण है। और जड़त्व का नियम भी इसको हम कहते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है नेचुरलाइजेशन, रिएक्शन और डेली लाइफ में उपयोग। भाई डेफिनेशन है इसकी, एक मतलब इस तरह से समझते हैं कि जो एसिड और बेस को मिला करके क्या बनाते हैं, हम साल्ट बनाते हैं। साल्ट के साथ पानी बनता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिएक्शन के तौर पर अगर हम समझें तो HCl और NaOH को मिलाएं तो आपका क्या बनेगा, तो आपने कहा था सर नमक बनेगा और जल भी आपको मिल जाएगा। डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ करते हैं, तो जो स्टोमच है हमारा, एसिडिटी के लिए, नेचुरल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और एंटासिड के तौर पर इनको हम देते हैं। किसके तौर पर देते हैं, एंटासिड के तौर पर। आपने सुना होगा कि कब्ज खत्म करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। सॉइल pH एडजस्टमेंट के लिए भी इनका खूब यूज़ करते हैं, है ना। सॉइल pH यानी कि धरती में जो pH की वैल्यू जैसे अम्लीय है, क्षारीय है, तो उसको मेंटेन करने के लिए। इंडस्ट्री में सॉप और डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स बनाने में इनका उपयोग होता है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं बताओ जल्दी से, एक बार कमेंट में बताओ आप फर्टिलाइजर क्या होते हैं। किसी को पता है कि नहीं पता है, कि ऐसे ही चल रहा है सब। 27 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2023 में केमिस्ट्री में पूछा गया है टाइप ऑफ मिक्सचर्स के एग्जाम्पल बताना है। तो जो मिक्सचर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बताई थी बात कि जो मिक्सचर है यानी कि मिश्रण जो है, और जो विलयन है वो क्या क्या होते हैं। मैंने आपको मिक्सचर के मिश्रण के बारे में बताया था, जैसे बालू का और लोहे की कीलों का जो मिश्रण है उनको आसानी से अलग किया जाए और कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। और बिलियन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, बिलियन में बताया था आपको कि जो मिक्सचर है यानी कि जो इस तरह से मिल जाए कि बाद में उनको पता ना चले कि मिला क्या है इसमें। जैसे दूध का पानी में मिल जाना, या फिर पानी में नमक का मिल जाना, नमक का घोल देना, तो ये सब क्या है आपके बिलियन है। देखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर एक तो होता है एक जैसा दिखता है जैसे शुगर और वाटर। दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, अलग अलग पदार्थ दिखते हैं जैसे सैंड और आयरन फिलिंग्स होते हैं। और इनका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ गए होंगे आप। और इम्पोर्टेंस क्या है, लैब और इंडस्ट्री में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में इनकी मदद ली जाती है, तो इस तरह से इनका यूज होता है। 28 नंबर का प्रश्न है 2022 में पूछा गया फिजिक्स का प्रश्न है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, केवल क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, केवल रूप बदलती है ना। जैसे पेंडुलम में क्या होता है, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसका काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होता है। बैटरी में जो एलईडी में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में हम कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को। तो इस तरह से अच्छा इम्पोर्टेंस तौर पर देखें अगर, तो मशीन, इंजन्स और रिन्यूएबल जो एनर्जी स्टडीज़ होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उनमें हम इनका बहुत यूज़ करते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, भाई थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, वीडियो मुझे लग रहा है लंबी हो रही है। 21 और 23 में ये पूछा गया है, बायोलॉजी का प्रश्न है,
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया और महत्व को समझाइए। देखिएगा, जब बात करते हैं सब कुछ कंप्लीट करने की, तो फिर आप बताओ, वीडियो तो लंबी होगी ना, क्योंकि हमें सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। और जब तुम्हारा भाई तुमसे वादा कर रहा है कि पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार है, तो भाई कंटेंट में कमी हम कैसे छोड़ दें, आप बताओ, है ना। तो आप बस ढीले मत पड़ जाना कि आप सोचो कि बस अब रहने देते हैं, बहुत होगी, बाद में देख लेंगे। नहीं, क्लास स्टार्ट की है, मुझे लगता है पूरा देख लो, है ना। अगर आप बिजी है फिर भी, तो फिर थोड़ी देर बाद देख लेना, लेकिन कंप्लीट करो इस क्लास को। चलेंगे एक सांस में ही हम भी एक क्लास बना रहे हैं, आप ये ना सोचना कि हम ब्रेक ले रहे हैं। डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं, CO2 और H2O बनाते हैं, और ग्लूकोज क्या है यहाँ पे निकलता है, मिलता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के साथ हमें मिलता है। और इसमें जो होता है किन की उपस्थिति में, तो आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ये जो है वो प्रक्रिया होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना इंपॉर्टेंट है, किसमें, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। इस तरह से वो अपना भोजन जो है पेड़ पौधे बनाते हैं। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परेशान ना होना कि इंग्लिश में लिखा है ना। ऑक्सीजन प्रोडक्शन इस पे होता है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। फूड चेन में ये काम करता है। जब ये पेड़ पौधे अपना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाएंगे, फिर कोई इनको भोजन बनाएगा, जो इन्हें बनाएगा उनको कोई और भोजन बनाएगा, और जिसको वो बना लेंगे तो उनको कोई और बनाएगा। तो इस तरह से क्या है, फूड चेन बनेगी, एनर्जी यहाँ पे सप्लाई होती है। एग्रीकल्चर में क्रॉप फील्ड बनाने में भी इसमें जो है वो मदद यहाँ पे मिलती है। तो ये चीज़ थी। 30 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। 2022 में और 23 में पूछा गया केमिस्ट्री का ये प्रश्न है। एसिड, बेस और इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, इनको हम जरा समझ लेते हैं। एसिड यानी कि H+ आयन जो देते हैं, और pH वैल्यू 7 से कम होती है, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स आप सोच रहे हो क्या है, भाई सूचक है। ये क्या है, सूचक है, बता रहा हूँ सूचक क्या है। परेशान ना होना, बस समझते चलो। बेस देखेंगे तो OH- आयन देने वाला पदार्थ जो होता है वो बेस है। pH की वैल्यू जो होती है वो 7 से अधिक होती है। इंडिकेटर्स क्या है, सब्सटेंसेस जो pH बदलने पर रंग बदलते हैं, जैसे लिटमस पेपर हुआ, है ना, या फिर फिनॉल फिथलीन जो हुई, ये सब क्या है, ये अपना रंग बदल देते हैं। pH बदल जाए तो उनका रंग बदल जाता है। वो कहते हैं ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, इस तरह से। इम्पोर्टेंस अगर हम जरा समझें, इनका महत्व कहाँ है, तो लेबोरेटरी में इनका महत्व है, pH टेस्टिंग में इनका महत्व है। जैसे सॉइल की pH टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉइल यानी कि मिट्टी की कहीं की कर रहे हैं, और आपने देखा कि वो मृदा क्षारीय है, अम्लीय है, तो उनको मेंटेन यहाँ से कर सकते हैं फिर आराम से। सॉइल और वाटर इक्वलिटी चेक यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज़ होता है। सूचक की मैं बात कर रहा हूँ। सूचक से क्या है, सब चीज़ों का हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि अब इनमें किस चीज़ की कमी है, किस तरह से इनको हम मेंटेन करें। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की। 2023 में फिजिक्स का पूछा गया प्रश्न है, बर्गडन बाई वेरिएबल फोर्स को उदाहरण सहित बताइए। इसका अर्थ कुछ नहीं है, सिंपल है कि जो वेरिएबल फोर्स है, यानी कि परिवर्तनशील जो बल है, उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसको हमें बताना है। डेफिनेशन के साथ समझते हैं। जब बल वस्तु के साथ बदलता है तब फिर ये स्थिति बनती है, क्या बनती है, कि जो बल वेरिएबल बल है, यानी कि परिवर्तनशील जो बल है, उसके द्वारा जो कार्य होता है, तो वर्क बराबर हम इंटीग्रेशन के साथ FDX लिख दें तो इससे ये चीज़ निकल के आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, स्प्रिंग को कंप्रेस या फिर स्ट्रेच करना, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूविंग चार्ज, ये सब क्या है, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। इंपॉर्टेंस है इसमें, मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है, और एसेंशियल बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें इनका यूज़ होता है। 32 नंबर का प्रश्न समझेंगे। 21 में पूछा गया केमिस्ट्री का। अब आप कहेंगे सर केवल 21 में पूछा है, तो भाई 25 में क्यों नहीं आ सकता, बताओ, है ना। जब पूछे गए हैं, ऐसा ना सोचना कि मैं हवाई ला के रख दे रहा हूँ प्रश्न, सारे पूछे गए प्रश्न है। रेडियो एक्टिव क्या लिखा है यहाँ पर, रेडियो एक्टिव डीके के प्रकार और हाफ लाइफ बताइए। देखो भाई, टाइप में अल्फा बीटा गामा जो रेज होती हैं वो हाफ लाइफ, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा घटने में जो लगने वाला समय है उसको हाफ लाइफ कहते हैं। अच्छा, आधा क्यों, क्योंकि हाफ की बात यहाँ पे हो रही है। यूजेस जरा हम सबके लिखेंगे, क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट आपके एग्जाम में डालेंगे, आपके मार्क्स आपको अच्छा देगा एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा। मेडिकल इमेजिंग आप करना। मेडिकल इमेजिंग क्या है भाई, जैसे किसी का एक्सरे वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो इनमें इनका बेहद यूज़ होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ होता है। कार्बन डेटिंग में इनका यूज़ होता है। बताओ कार्बन डेटिंग क्या होती है ना, बताओ भाई, किसी को अगर पता हो तो एक बार बता दो कार्बन डेटिंग क्या होती है, वरना हम कमेंट में बताएंगे। आप लिखो तो लिख देना, फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा।
पीएच PYQ 33 की बात करेंगे तो 22 और 23 में पूछा गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुख्य क्या अंतर है। देखिएगा, प्लांट सेल को जरा हम समझते हैं तो ये सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट जो है, पर्णहरित जो है, वो भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो सेल अगर देखें हम इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का मतलब होता है कि जो रिक्तकाएं हैं वो इनमें लार्ज होती हैं और सेंट्रल होती हैं, और इनमें जिनकी जो शेप होती है वो फिक्स रेक्टेंगुलर जो है वो फिक्स शेप है कि आयताकार होती हैं। अच्छा, एनिमल शेप हम समझें, देखो अभी हमने प्लांट सेल समझी, अब एनिमल सेल समझें। प्लांट अर्थात पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं हैं। अब एनिमल सेल को समझें तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी एब्सेंट होता है, इनकी पर्णहरित। अब काम ही क्या है पेड़ पौधों को पर्णहरित का। अच्छा, इनमें जो रिक्तकाएं हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और फ्लेक्सिबल इनकी राउंड शेप होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इंपोर्टेंस के तौर पर अगर हम इसे समझें तो सेल्स की स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन समझने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दो यार भाई। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो गई हो, 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और एक एक बात आपके माइंड में फिट करेंगे, तो भाई साहब बताओ टाइम नहीं लगेगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनर्शिया क्या है और इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल आपको देना है कि डेली लाइफ में क्या यूज़ है। डेफिनेशन में हम समझेंगे तो वस्तु अपनी स्थिति या गति बनाए रखने की जो प्रवृत्ति रखती है उसको कहते हैं हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, इनर्शिया क्या है? जड़त्व है ना, जो मैंने आपको बताया था किसमें, जब आपको न्यूटन के मैंने नियम बताए थे, पहले नियम में मैंने आपको बताया था कि कार के अचानक ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर झुकते हैं, एग्जाम्पल भी था। इंपोर्टेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनका यूज़ है। ट्रांसपोर्ट और मशीन के मोशन में इनका मोशन को समझने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अच्छा, मोशन में मैंने आपको कितने मोशन बताए? लीनियर, ऑक्सिलेटरी, बताया क्या नहीं बताया, है ना? अच्छा बताओ एक बार कमेंट में कि जो पेंडुलम मोशन करता है उस मोशन को क्या कहते हैं। जल्दी से बताओ कि जो पेंडुलम का जो मोशन है उस मोशन को क्या कहते हैं, और जो कार सीधी रेखा में जा रही है ना, सीधी जा रही है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिख दो भाई। PYQ 35 की बात करेंगे। 22 में और 23 में पूछा है सामान्य प्रयोगशाला में प्रयुक्त एसिड कौन कौन से होते हैं, उनके उपयोग क्या क्या है, जरा समझते हैं। HCl है, मेटल क्लीनिंग के तौर पर HCl का यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, लैब रिएक्शन में इनका यूज़ करते हैं। H2SO4 बैटरी एसिड H2SO4 को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इनको कहा जाता है, और फर्टिलाइजर में इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। HNO3 एक्सप्लोसिव होते हैं, डाइज होती हैं, इनको मतलब रंगों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, रंग बदलने के लिए। इंपोर्टेंस लेबोरेटरी, इंडस्ट्री और रिसर्च में केमिकल रिएक्शन के लिए इनका जो है वो यूज़ किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ किनकी, तो भाई प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त एसिड होते हैं उनकी पूछे गए हैं। घुमा के प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने सारे लिखे हैं। 21 और 23 नंबर का प्रश्न कवर करते चले, नोट बनाते चले। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो भाई फंक्शन इसके हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब कोशिका का जो पावर हाउस किसको कहते हैं, तो वो कहते शक्ति गृह, पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये ATP का निर्माण करता है, ATP यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इंपोर्टेंस सेल ग्रोथ में इनका इंपोर्टेंस है, मेटाबॉलिज्म में है, और एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी है। एक बार ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो यार ईमानदारी से लिख दो, है ना। 37 नंबर का प्रश्न 22-23 में पूछा है डाइस के प्रकार और उपयोग बताओ। नेचुरल डाइस यानी कि इंडिगो, टर्मरिक वगैरह, हल्दी वगैरह होती है ये सब। सिंथेटिक डाइस जो मैथिलीन ब्लूज होते हैं, क्रिस्टल वायलेट होते हैं, वो चीज़। और यूजेस इनका कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर फैब्रिक, फूड क्लोरिंग में, और इंडिकेटर्स में इनका यूज़ होता है, सूचक में। इंपोर्टेंस होता है टेक्सटाइल, कहाँ इंपोर्टेंस है इनका, टेक्सटाइल में है, और फूड में है ना, लेबोरेटरीज में है, एप्लीकेशंस में है। बताओ कपड़ों की रंगाई पुताई सब में है कि नहीं है। PYQ 38 को हम जरा कवर करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में भाई अंतर बताओ। आप कहते हैं स्पीड है और वेलोसिटी है, क्या अंतर है। देखो भाई स्पीड यानी कि डिस्टेंस टाइम, है ना। स्केलर क्वांटिटीज होती है यानी कि अदिश राशि है ये, कौन, स्पीड। अच्छा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या है, सदिश राशि है। क्यों सदिश है, देखिएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी चूंकि कैसी है, तो आप कहेंगे सर दूरी भी स्केलर है। अच्छा, दूरी अदिश है तो स्पीड भी क्या है आपकी, अदिश है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, है ना। विस्थापन क्या है, तो आप कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है, तो वेलोसिटी भी क्या है आपकी, सदिश राशि है। टाइम चूंकि दोनों में ही है, तो टाइम क्या है, टाइम तो क्या है, अदिश ही होता है। एग्जाम्पल के जरिए अगर हम समझें तो जो कार मूव करती है अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हम कहेंगे स्पीड है। ये नॉर्थ में
60 किलोमीटर घंटा में अगर घूमती है तो फिर ये वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसकी दिशा के साथ बता रहे हैं, और सिंपल हम कार का मूवमेंट बता रहे हैं तो फिर स्पीड है। अच्छा, इंपोर्टेंस क्या है इसमें कि मोशन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको समझते हैं, फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए, नेविगेशन के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। भाई बहुत टाइम से जो है वो ये वीडियो चल रहा है, मुझे पता था कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक क्लास में संपूर्ण अगर ख़त्म करने की बात की है तो सब कुछ कंप्लीट करेंगे। मात्र एक क्लास और सामान्य विज्ञान का द एंड। PYQ 39 को हम जरा समझते हैं। 2022 और 24 में जो पूछे गए थे, सॉप और डिटर्जेंट में अंतर उपयोग बताओ। चलिएगा, सॉप यानी कि साबुन जो होता है, नेचुरल फैट्स उनमें होते हैं, ऑयल होते हैं उनमें, तेल होता है, से एल्कली है या बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनमें। तो डिटर्जेंट की अगर बात करें तो ये सिंथेटिक हैं और इफेक्टिव होते हैं किसमें? हार्ड वाटर के साथ। हार्ड वाटर मन की जो पानी कैसा हो, ज़्यादा मीठा पानी ना हो, खारा पानी भी तब भी चलेगा। यूजेस में अगर देखें, देखो साबुन यहाँ पे नहीं चलेगा, अगर हार्ड वाटर है तो पानी नहीं, वो साबुन नहीं चलेगा, है ना। यूजेस क्लीनिंग में, धोने के काम में यूज़ होता है, पर्सनल हाइजीन स्वच्छता में होता है, इंडस्ट्री में इनका काम होता है, खूब ज़्यादा होता है। इंपोर्टेंस के तौर पर अगर हम समझें तो डेली लाइफ में इनका यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए भी इनका खूब यूज़ किया जाता है। 40 नंबर का प्रश्न, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। 23 और 24 की अगर हम बात करें तो पावर का जो अर्थ है वो फॉर्मूला है, उसको हमें समझाना है। डेफिनेशन पावर की जो रहेगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, P बराबर W/T। इलेक्ट्रिक मोटर और फैन में इनका यूज़ होता है। इंपोर्टेंस डेली मशीन और मैकेनिकल सिस्टम में यहाँ पे जरूरी है। चलिएगा, आप 41 नंबर की बात कर रहे हैं। देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। होमोजीनियस क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस मैंने बताया था, कंपोनेंट अलग अलग अगर दिखाई दें, इसमें अगर अलग अलग ना दिखाई दें तब फिर होमोजीनियस, और अगर अलग अलग दिखाई दें, जैसे सैंड हुआ, आयरन फिलिंग्स हैं, जैसे लोहे की कीले हैं, बालू के साथ हैं, तो फिर ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। इंपोर्टेंस लैब सेपरेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। 42 नंबर का प्रश्न है, थोड़े फास्ट हम चल रहे हैं भैया, है ना। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो डेफिनेशन में समझते हैं। सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए की जो टेक्निक है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा, ये है क्यों, इसका उदाहरण बताओ। तो भाई इंक सेपरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यूज़ क्या है? तो केमिकल एनालिसिस में, ऑफ जो फोरेंसिक स्टडीज़ होती है उनमें, फोरेंसिक स्टडीज़ में, और फूड टेस्टिंग में भी हम इनका यूज़ करते हैं। फूड टेस्टिंग से हम इसके क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जो खाना है विषाक्त खाना तो नहीं है ना, बहुत दिनों का रखा है खाना तो नहीं है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ पढ़ते हैं आपकी, कहीं ये पकड़ गया वो पकड़ गया, है ना। जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं, खाद्य विभाग की जो टीम आती है। इंपोर्टेंस लैब इंडस्ट्री और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, थोड़े से फास्ट हम चल रहे हैं भैया, है ना, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देते हैं हम आपको। 23 और 24 की बात करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट यानी कि सब कुछ कंप्लीट, बस देखते जाओ, फोकस बनाते जाओ, है ना, खुद को बोर मत करो, बस देखते जाओ। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? डिफ्यूजन क्या है भैया? पार्टिकल मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या है, अगर डिफ्यूजन क्या होता है भाई कि अगर जो पार्टिकल हैं आपके वो हाई से लो की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका डिफ्यूजन है। इसमें परफ्यूम को सेपरेट करते हैं एक रूम में, तो उसमें एग्जांपल आता है। ऑस्मोसिस में क्या है, तो भाई वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। एग्जांपल के तौर पर समझे, प्लांट रूट एब्जॉर्बिंग वाटर में इनका हम सबका यूज़ करते हैं। इंपोर्टेंस है बायोलॉजिकल प्रोसेस और डेली लाइफ में ये जरूरी हो। 44 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, 2022 और 23 में पूछा गया है कैटलिस्ट क्या है, और इनका एग्जाम्पल सहित हमें बताना है। कैटलिस्ट उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया की जो गति है उसको बढ़ाते या फिर घटाने का काम ये करते हैं। डेफिनेशन के साथ हम समझते हैं, सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, है ना। एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि खुद को कंज्यूम्ड किए बिना ये रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एंजाइम जो होते हैं, बायोलॉजिकल जो कंपाउंड है, प्लेटिनम इन हाइड्रोजनेशन, इसको भी इनका जो है वो उदाहरण में देखने को मिलता है इसमें। भैया आप कहेंगे सर इंग्लिश में क्यों लिख दिया? भाई देखो, कई बार टर्म क्या होते हैं वो इंग्लिश में पूछ ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले वर्ड से भी आप फैमिलियर हो जाएं। इंपोर्टेंस इसका है इंडस्ट्री में, है ना, लैब रिएक्शंस बढ़ाने के लिए, और बायोलॉजिकल सिस्टम में इफिशियंसी या फिर क्षमता को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो भाई एक बार लिख दो,
बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न की। 2021 और 2023 में पूछा गया है कोलाइड क्या है, इनका उपयोग बताइए। कोलाइड क्या है? तो भाई एक सिंपल मिश्रण ये होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। अच्छा, किनका मिश्रण होते हैं? तो कोलाइड जो है एक पदार्थ के अघुलनशील कणों का ऐसा मिश्रण है जो दूसरे पदार्थ में निलंबित रहने का काम करते हैं। डेफिनेशन के साथ समझते हैं। मिक्सचर वेयर पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज। एग्जाम्पल मिल्क है, फॉग है। देखिएगा कैसे है मिल्क फॉग। जो दूध होता है उसमें जो बसा के कण होते हैं, है ना, दूध में क्या होते हैं? बसा के कण। दूध एक पदार्थ हो गया, अब इसमें दूसरा क्या है पदार्थ? बसा है। बसा के कण क्या क्या रहेंगे? उसके ऊपर तैरते रहेंगे, निलंबन का काम वहां पे करते हैं। फॉग में क्या होता है? तो जो हवा के साथ पानी की जो बूंदें होती हैं वो रहती हैं। तो ये चीज़ है। प्रॉपर्टीज को जरा हम समझते हैं इसमें। देखिएगा टिंडल जो इफेक्ट है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसका अर्थ ये होता है कि टिंडल प्रभाव को निस्पंदन के द्वारा क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यूजेस, ये प्रॉपर्टीज थी इसकी। यूजेस, उपयोग में हम लिखते हैं फूड, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं इनमें इनका यूज होता है। बहुत अच्छी बात है। 46 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आप कहेंगे सर इंग्लिश में है। भाई नहीं है, 46 और 47 इंग्लिश में है, बाकी फिर हिंदी में रहेंगे। परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, परेशान ना हो। हिंदी में भी मैं चीज़ें बता चुका हूँ और आपको समझाते हुए हम चल रहे हैं। 23 और 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सामान्य जो प्रयोग है उसको बताओ। इसकी डेफिनेशन जो होती है, हीट लॉस रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस के होता है। यानी कि जो हीट लॉस की जो दर होती है ना, वो क्या होती है? टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो तापमान में जो अंतर होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें तो कूलिंग ऑफ हॉट टी, जो मतलब गर्म चाय की जो कूलिंग होती है वो चीज़ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका देखें कि कितना कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़, तो ये हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल में, है ना। इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। डेली लाइफ में इसका यूज़ है, इंडस्ट्रियल कूलिंग में इसका यूज़ होता है, और फिजिक्स एप्लीकेशन में बहुत सारी जो फिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। 47 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। 22-23 में पूछा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, समझते हैं। देखिएगा ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को हम समझते हैं। देखो जो औसत तापमान जो होता है धरती का, उस धरती का तापमान अगर बढ़ जाए, है ना, क्या हो जाए? धरती का तापमान अगर औसत तापमान से ज़्यादा बढ़ जाए तो कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, यानी कि हीट ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये बढ़ता कैसे है? तो ये बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से कैसे बढ़ता है? देखो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये गैसें क्या होती हैं कि जो सूरज की गर्मी है वो जब धरती पे आती है ना, तो धरती पे जब आती है तो इनको बीच में ही वायुमंडल में ही इनको रोक लेती हैं, है ना। इनकी जो गर्मी है, हीट है, उसको वायुमंडल में रोक लेती हैं और अंतरिक्ष में वापस जाने से इनको रोकती हैं, ऊपर नहीं जाने देती। अब जब जो ऊपर नहीं जा पाएंगी, यही रहेंगी, तो क्या होगा? यहाँ का तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो वो चीज़ है। अब समझो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। हीट ट्रैप्ड बाई एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो हीट है वो वहाँ पे अगर रोक ली जाए, किन के द्वारा? CO2 CH4 गैसेस के द्वारा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो रोक लिए जाए, तो उससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना। क्यों होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके द्वारा ये चीज हो रही है, इसलिए उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ टेम्परेचर राइज्ड ड्यू टू एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस। देखिएगा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके कारण जो धरती का टेम्परेचर है वो अगर राइज कर जाए, बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। इंपोर्टेंस जो इसका है, एनवायरमेंटल स्टडीज में इनका इंपोर्टेंट देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस में इसको देखने का इंपोर्टेंस उसको देखने का मिलता है। भाई देखिएगा एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ होती है उसमें हम ये सब पढ़ते हैं। जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 48 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। 23 और 24 में पूछा गया है डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंजेस, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है और जो रासायनिक परिवर्तन है उनमें आपको बताना है, उनमें अंतर आपको बताना है। चलेंगे पहले समझते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। सब्सटेंस फ्रॉम चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंस। एग्जाम्पल आइस एंड वाटर, मतलब चेंज तो हो सब्सटेंस में, एक से दूसरा चेंज हो, लेकिन उससे क्या हो, कोई नया सब्सटेंस ना बने। जैसे आइस है, आइस से पानी बनना एक मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है।
केमिकल चेंजेस क्या है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म यानी कि नए पदार्थ का बन जाना। जैसे आयरन रस्टिंग, इससे क्या होता है, कोई हाइड्रोक्साइड बनता है। क्यों बनता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पानी आनी पड़ता है ना लोहे पर, तो फिर क्या होता है, उसमें भूरे रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है, उसको आयरन रस्टिंग कहते हैं। सेम केमिकल चेंजेस का एक उदाहरण और है, जैसे दूध का दही में परिवर्तन हो जाना, लकड़ी का जलना, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल बात समझे होंगे। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि भाई इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे आइस जो है, आइस का पिघलना है ना, पानी का जमना, इससे क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा ना। केमिकल चेंजेस में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इस चीज़ को याद रखेंगे, नया पदार्थ यहाँ से बनता है। मैंने एग्जाम्पल है वो आपको बताया, लिख जरूर लेना। इम्पोर्टेंस क्या होता है, डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं, लैब रिएक्शन में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्री में डिस्टिंक्शंस के लिए इसको समझने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। 49 नंबर की बात करेंगे, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं उनके यूजेस हमें बताना है। देखिएगा, आइसोटॉप्स इमिटिंग रेडिएशन, ये क्या करते हैं आइसोटॉप्स, ये आप रिएक्शन को, रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। जैसे हुआ आपका C14, ये कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है इसका। अब कोबाल्ट 60 को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यूरेनियम 235 को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंस के साथ अगर इन्हें हम समझें तो मेडिसिन में या आर्कियोलॉजी में और एनर्जी प्रोडक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आई होगी। 50 नंबर और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न रहेगा। 2023 और 24 की बात करेंगे, कॉमन किचन केमिकल्स और उनके यूजेस को समझेंगे। देखो, जो मुख्य किचन में यूजेस रासायनिक पदार्थ हैं उनको हम जरा समझते हैं। जैसे बेकिंग सोडा हुआ, NaSCO3 के नाम से इसको जानते हैं, और इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। अच्छा, खाने वाला सोडा कहते हैं। एक होता है धोने वाला सोडा, उसको बोलते हैं Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, NaSCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट, और Na2CO3 को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, Na2CO3 क्या है, तो ये धोने वाला सोडा है ना, ये डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होता है। और NaSCO3 तो ये खाने वाला सोडा है। किस में यूज़ होता है, खाने में। कहाँ कुकिंग में, एंटासिड में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। विनेगर क्या है, CH3COOH, इसको क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग में इसका यूज़ करते हैं। जो कॉमन साल्ट है NaCl, जिसको हम नमक बेसिकली कहते हैं, फूड में, प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ हम क्या करते हैं। इंपॉर्टेंस इसका डेली लाइफ में भैया है ही, सीधी बात है ना, सबका यूज़ डेली लाइफ में है। हाउस होल्ड एंड माइनर लैब एप्लीकेशंस में भी इनका यूज़ होता है। भाई साहब, आपने अगर अभी तक इतनी चीज़ कंप्लीट कर ली है तो मुझे लगता है कि आपने लगभग 90% क्लास कंप्लीट कर दी है। 10% कहाँ बच गई, देखो यहाँ पे, वो इसलिए बच गई क्योंकि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है, या फिर आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, या फिर समाजशास्त्र के साथ, देखो हमने बहुत सारे जितने भी थंबनेल हमने लगाए हैं कि हमने इसमें यूनिट 2 कंप्लीट किए, यूनिट 3 कंप्लीट किए, इसका सीधा अर्थ ये है कि एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट करते हैं। पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में अपनी सारी क्लास रहती हैं। और भाई सारी क्लास देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें एक बार, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। राजनीति विज्ञान हो, शिक्षा शास्त्र हो, हिंदी हो, इतिहास हो, सबकी क्लासेस हम आपको देते हैं। और आपका जो एक और माइनर है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, उसकी भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी अपने परिवार एमएस समर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मॉडल पेपर सब कुछ हम आपके लिए करवाते हैं। पहले की भी क्लासेस है कुछ, और कुछ नई क्लास दे रहे हैं। और नई क्लास को हमने एक अजीब तरीके से बनाया है। अजीब क्या, एक बेहतरीन तरीके से मैं कहूँगा कि बनाया है। एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट, है ना। कहीं और दूसरी चीज़ कचड़ा आप क्यों पढ़ेंगे बताओ। कोई 500 MCQ करा रहा है, कोई 1000 प्रश्न करा रहा है, क्या मतलब है। मैं कहता हूँ वो पढ़ो जो आपके काम आए, क्योंकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तो तैयारी करनी है, और तमाम काम लोगों को होते हैं। अब क्या एक ही में फंसा रहे विद्यार्थी, है ना। तो एक क्लास पढ़ो, एक यूनिट कंप्लीट करो। उस हिसाब से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की मेरी क्लासेस हैं। 8 यूनिट अगर आप कवर करने में लग जाए तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में पूरी क्लास हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो मैराथन समझ के आराम से देख डालो, और बढ़िया से बताओ क्लास लगी कैसी है। लाइक नहीं किया तो ये फिर ये बेईमानी है। लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो क्लास को, दोस्तों को बता दो जो परेशान हो रहे हो कि एक क्लास में सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट मिलता है। ग्रेजुएशन का नाम ही है एमएस समर स्टडी प्लेटफॉर्म। नंबर 1 चैनल हमें इसको बनाना है आप सबके सपोर्ट से, और कंटेंट में हम कभी कमी नहीं छोड़ते हैं। बस फैला दो यार क्लास को। जो सच्चे मेरे विद्यार्थी हैं वो इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे, मुझे विश्वास है। और जिसने शेयर किया है उसको नीचे एक बार कमेंट में लिख दो कि भाई मैंने शेयर कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।